तानाशाही वर्सेस राजशाही, किसकी आर्थिक नीतियों में कितना दम, या यूं कहें कि अर्थव्यवस्था के मामले में किसकी विचारधाराओं की पैंतरेबाजी ज्यादा बेहतर ढंग से काम करती है। यानी कि लोकशाही और तानाशाही दो अलग अलग राज्यों के बीच में जो आर्थिक गतिविधियों के बारे में एक विचारधाराएं प्रभावी रूप से चलती हैं, जो कि थोड़ी अलग अलग होती हैं। किनकी विचारधाराएं ज्यादा दमदार होती हैं और कौन ज्यादा जो है असरदार होती हैं, इन्हें समझने का चलिए प्रयास करते हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी महंगे शहरों में जाते हैं तो हम वहां पर अक्सर पाते हैं कि वहां पर चीजें काफी महंगी होती हैं। हालांकि हम ये बात समझते हैं कि रेंट ज्यादा है और लिविंग कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए वहां पे रहने वाले दुकानदार चीजों को महंगे दामों में बेचेंगे। पर कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि ये चीजें बेमतलब ही महंगे दामों में बेची जा रही हैं, और ऐसा होता भी है। होता यह है कि यदि मान लीजिए किसी दुकानदार को चंदन की लकड़ी बाहर से लाकर मार्केट में बेचे, 100 रुपए में भी यदि बेचे तो भी यदि उसको फायदा हो रहा है, तब भी वो दुकानदार उसे 200 में बेचता है, जब तक कि वहां पे कोई दूसरा कंपटीटर ना हो। ऐसी कुछ मात्रा में घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। पर आप अगर समझने की कोशिश करें, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि ये हरकतें ज्यादातर लोकशाही के इलाकों में होती हैं। क्योंकि यदि आप जब तानाशाही से प्रभावित इलाकों में जाते हैं, चाइना या रूस जैसे राज्यों में, तो वहां पर बड़े बड़े और महंगे शहरों में भी आपको सेकेंड हैंड चीजें मिल जाती हैं, चीप क्वालिटी चीजें मिल जाती है, इकोनॉमिकल चीजें मिल जाती हैं, और काफी चीजें सस्ती अगर आप ढूंढना चाहें तो आसानी से मिल जाती हैं। रूम सस्ते मिल जाते हैं। वहां पे काफी इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। जितने भी तानाशाही से प्रभावित इलाके होते हैं, वहां पर अक्सर पाया जाता है कि चीजें काफी सस्ती होती हैं। जैसे रूस का आप एजुकेशन या वेपन देख लीजिए, या चाइना का आप गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में तो आप जानते ही हैं। नॉर्थ कोरिया भी सस्ता है। यहाँ तक कि जापान या जर्मनी की बात करें तो ये जब शुरुआत में ग्रोथ हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त जापान ने भी शुरुआती दौर में चीजों को सस्ता करने की कोशिश की थी, पर चीन से कंपटीशन करते हुए उसने एक कदम पीछे हटा लिए थे और क्वालिटी पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वहीं पर जर्मनी की बात करें तो हिटलर ने भी जब अपने देश को आर्थिक ग्रोथ दिलाई थी शुरू में, उस वक्त उसने भी वहां पे भी कई रिपोर्ट्स का दावा है कि वहां पे लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी थी। हालांकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, ज्यादा लोगों को नौकरी मिली थी, पर सैलरी किसी की नहीं बढ़ी थी। जबकि इसी के उलट अगर आप लोकशाही में आ जाएंगे और जैसे ही कुछ लोगों की सैलरी बढ़ती है, वैसे ही मार्केट में ज्यादा पैसा उतरने लगता है, तो मजदूरों की सैलरी भी बढ़ने लगती है। जबकि तानाशाही के इलाकों में अक्सर ऐसा नहीं होता है। गुड्स के भी दाम घटते हैं, सर्विसेज के भी दाम घटते हैं। और भी एक घटना है जो तानाशाही से प्रभावित इलाकों में अक्सर होती रहती है, और वो ये है कि तानाशाहों के बारे में एक विचारधारा, एक अवधारणा दुनिया भर में फैली हुई है कि वो जब भी समाज में आते हैं तो पहले तो देश को काफी समृद्धशाली बनाते हैं, पर बाद में देश को तबाह कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हिटलर को देख लीजिए। शुरुआत में तो उसने एक सशक्त सेना का निर्माण किया, एक समृद्ध जर्मनी को बनाया, पर बाद में उसी ने देश को तबाह कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी रसिया की देख लीजिए। वहां पे शुरुआत में तो उन लोगों ने काफी रॉकेट पे रॉकेट छोड़े थे, और बाद में जाकर के देश को अराजकता और भ्रष्टाचार के जंजाल में ढकेल दिया था, जिससे रसिया बहुत बुरी तरीके से तबाह हो गया था। उसके देश तक बिखर गए थे। पर जब बात आर्थिक नीतियों की करें, तो जो वो शुरुआत में एक बेहतरीन आर्थिक ग्रोथ लाते हैं, सारे तानाशाह लगभग इस नीतियों का प्रयोग करते हैं कि गुड्स एंड प्रोडक्ट के दाम को घटाया जाए और क्वांटिटी बढ़ाया जाए। तो जो ये तेजी से ग्रोथ लाने वाली बात है, क्या ये नीति किसी भी देश के को नहीं अपना लेनी चाहिए जब उसे आर्थिक ग्रोथ की जरूरत हो? इंडिया की ही बात करें, जब ये चीजें चल रही है, तो क्या शुरुआती दौर में कुछ आर्थिक पैंतरेबाजी जो तानाशाही से प्रभावित इलाकों में होती है, अगर उन्हें अपना ले तो क्या कुछ बुरा है? क्या ये ठीक नहीं होगा? देखिए, बिना इस प्रकार की आर्थिक नीतियों को अपनाए, अमेरिका जैसे देश अमीर तो है ना, पर
चाइना जैसे देश भी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक बीमारू देश के दर्जे से बड़ी ही तेजी से आर्थिक ग्रोथ हासिल की है, और उन्होंने जो है तानाशाही में अपना विश्वास दिखाया, कम्युनिज्म में अपना विश्वास दिखाया, लोगों को अधिकार नहीं दिए। हो सकता है कि कुछ देशों को एक विचारधारा सूट करती हो, वहीं पे कुछ देशों को दूसरी विचारधारा सूट करती हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तेजी से ग्रोथ हासिल कर सकने वाली किसी भी आर्थिक नीति को कहीं से भी उठा के लाएं, चाहे वो तानाशाही हो या फिर लोकशाही? देखो, तानाशाही में खतरा है, खतरा ये है कि वो देश ही तबाह कर सकता है, पर क्या ये संभव नहीं कि हम उतना ही हिस्सा चुराएं उनका जिससे कि हमारे ऊपर कोई खतरा ना आए? इस विचार के पक्ष और विपक्ष में समर्थन करने वाले कई तर्क और तथ्य हो सकते हैं, पर एक कहानी ऐसी है जो इन दोनों विचारधाराओं के बीच में एक ऐसा सामंजस्य बिठा सकती है कि लोगों की सारी विचारधाराएं, लोगों के सारे उलझने सुलझ सकती हैं, और वो मेंटली पूरी तरीके से क्लियर हो सकते हैं कि हमें किस विचारधारा का समर्थन करना है और अपनी सरकारों को किस विचारधारा के लिए प्रेरित करना है। एक कहानी है इतिहास में, भारत के इतिहास में एक विजयनगर साम्राज्य था जो कि अपने वक्त में बहुत ही समृद्धशाली था। उसकी कहानी इन दो विचारधाराओं को बढ़िया ढंग से सुलझाने में काफी जो है मददगार साबित हो सकती है। विजयनगर साम्राज्य की पहले हम दो घटनाओं को समझ लेते हैं। एक व्यापारी जो विजयनगर साम्राज्य को विजिट करता है, वो विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखता है कि वहां पर चीजें काफी सस्ती हैं। वो वहां के और रहन सहन और बाकी चीजों के बारे में भी बताता है, लेकिन जो वो बात लिखी थी चीजें सस्ती करने वाली, तो वो तो तानाशाहों से मैल खाती है। खैर, एक घटना और है जो कि बाकी आधे हिस्से को समझाएगी। विजयनगर साम्राज्य जब तबाह हो गया था, उस मतलब कृष्णदेव राय के चले जाने के बाद उनके वंशजों ने जब उसे संभाल नहीं पाया था, तो वहां पे उस वक्त एक हलवाई निकल के दूसरे राज्य में जाता है और वहां के राजा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें कुछ बनाने की इजाजत दे, वो उन्हें बना के खिलाना चाहता है। वो जो है विजयनगर साम्राज्य का रसोइया था पहले, अगर उन्हें खाना पसंद आए तो वो उन्हें कुछ काम दे दे। तो राजा ने उसे भेज दिया कि ठीक है, जो भी तुम्हारी जरूरत हो जाके जो है मुख्य रसोइये से हासिल कर लो और बनाओ। जब शाम को राजा खाने पे पहुंचता है तो उसके सामने वो मसूर की दाल जो है रखी जाती है। जब राजा वो दाल खाता है तो वो थोड़े और की मांग करता है, उसे और दी जाती है, और फिर थोड़ा और मांगता है, फिर और दिया जाता है उसे। 2-3 बार मांगने के बाद राजा पूछता है कि ठीक है, और क्या बना है? तो हलवाई का जवाब होता है कि कुछ नहीं, बस यही बना है। हलवाई आगे कहता है कि मैं जानता था यदि आप खाएंगे तो बस यही खाते रह जाएंगे, कुछ और खाएंगे नहीं, इसी से पेट भर लेंगे। तो राजा आश्चर्यचकित होता है और पूछता है कि ठीक है, ये कैसे बना है, उसके बारे में कुछ बताओ। तो जब हलवाई उसके इंग्रेडिएंट्स बताता है तो उनके खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, वो चीज़ें इतनी महंगी होती हैं कि राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है ये इतना महंगा। वो जो घटना थी उसी से एक कहावत प्रचलित होती है समाज में लोगों के बीच कि ये मुँह और मसूर की दाल। जो लोग गरीब होने के बावजूद भी बहुत ऊंचे ऊंचे डायलॉग फेंकते हैं, उनके लिए ये कहावत प्रयोग करते हैं लोग। कहने का अर्थ ये है कि एक तरफ जिस साम्राज्य में ये चर्चा हो रही है कि चीजें सस्ती है, वहीं पर यह देखा जा रहा है कि वहां के हलवाई उस प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने की कला जानता है जो बहुत ही ज्यादा महंगी हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि एक समृद्धशाली साम्राज्य में चीजों को सस्ता करना जरूरी है, लेकिन साथ ही में महंगी चीजों का होना भी जरूरी है, वरना चीजें नहीं बिकेंगी। लेकिन जब हम महंगे शहरों में जाते हैं और जब किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और जब उसके महंगे होने के पीछे यदि कारण पूछें तो लोग कहते हैं महंगा शहर है, महंगी जगह है। ऐसी कोई भी कारण किसी भी देश को तबाह करने का ही कार्य करेगी, कभी भी समृद्धशाली नहीं बना सकती है। जैसे उस हलवाई ने सारे इंग्रेडिएंट्स को सीधे सीधे पेश कर दिया, इसका मतलब नहीं कि कल आप BMW की कंपनी में जाएं और पूछें कि क्यों महंगा है, तो वो सीधे बोले ब्रांड है तो महंगा है। या कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाएं, पूछो क्यों महंगा है, तो कहें कि जगह के दाम महंगे हैं।
कुछ इंग्रेडिएंट्स के भी तो दाम होने चाहिए कि सिर्फ जगह और ब्रांड के दाम पे ही सारी चीजें बेची जाएंगी, और ये आज के वक्त में व्यापक स्तर पे हो रहा है। जबकि वहीं पर यदि आप चाइना में चले जाएंगे तो एक आध बिल्डिंग तो ऐसी आपको मिल जाएंगी जहां पे एप्पल जैसी मोबाइलें भी सस्ते में असेंबल करके लोग सेकेंड हैंड में दे रहे हैं, अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ तोड़ के बना करके, वो भी बड़े बड़े शहरों में। जबकि न्यूयॉर्क जैसे शहरों में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, सस्ती चीजें तो भूल जाइए आप। और जवाब जब भी महंगी चीजों की के पीछे का कारण ढूंढेंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, महंगा शहर महंगी जगह। तो इस घटना से मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि किसी भी साधारण नागरिक को किस आर्थिक नीति का पक्षधर होना चाहिए। इसी से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो आज के डेट में पानी की बोतलों को बेचने का प्रचलन है, वो उसके बजाय यदि पत्थर की मूर्तियां, छोटी मोटी मूर्तियां बेची जाए, यदि मार्केटिंग में दम है तो बेच दें। इससे शिल्पकारों को भी काम मिल सकता है और मार्केटिंग का प्रयोग भी हो सकता है, मार्केटिंग के दम का प्रयोग भी हो सकता है, और साथ ही में एक अच्छी भाव के साथ जनजीवन भी चल सकता है कि जिस पृथ्वी पे 70% पानी है वहां पे पानी बेचने की कोई जरूरत नहीं, लोग पानी फ्री में भी अवेलेबल करा सकते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही, हम अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। आगे एक आध वीडियो हम और बनाने वाले हैं जिसमें कि हम जापान या जर्मनी के तेजी से ग्रोथ करने के पीछे के जो प्रमुख कारण रहे हैं उनके बारे में विश्लेषण करेंगे। हो सके तो आप उन्हें भी देखिएगा।